हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आखिर अंग्रेज हिंदुस्तान से क्यों चले गए। हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी क्यों मिली। बहुत लोगों ने बहुत प्रकार के कारण बताए हैं, लेकिन मैं आज उसका सम्यक रूप से विश्लेषण करूंगा। सबसे पहला कारण था राइजिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक समाज सुधारक, धर्म सुधारक पैदा हुए और जिन्होंने हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद को जागृत किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी परमहंस, और महाराष्ट्र में राणा डे, ज्योतिबा फूले, और तमिलनाडु में रामास्वामी पेरियार जैसे महान विभूतियों ने हमारे देश में राष्ट्रवाद की अलग गाई। और इसका परिणाम हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सब एक स्वर में आवाज बुलंद करने लगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके पहले भी बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हिंदुस्तानियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह पहला अवसर था जब कांग्रेस नामक संस्था स्थापित की गई थी, जिसका कैरेक्टर ऑल इंडिया था। 1885 से लेकर के 1905 तक मॉडरेट का फेज रहा और उनका मकसद प्रोटेस्ट, प्रेयर और पिटीशन, इन तीन हथियार के द्वारा अंग्रेज सरकार से कंसेशन मांगना था। अधिक से अधिक हिंदुस्तानियों को सरकारी नौकरियों में तवज्जो दिलवाना था। लेकिन जब 1905 में बंग विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और बंगालियों को अपने ही राज्य बंगाल में अल्पसंख्यक बना दिया गया ताकि बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर किया जा सके, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जबरदस्त आंदोलन हुए और जिसके कारण से अंग्रेज को 1911 में इस बंग विभाजन को समाप्त करना पड़ा और बिहार और उड़ीसा का एक अलग प्रांत बना। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को एक करना पड़ा और असम को एक अलग कमिश्नरी का दर्जा देना पड़ा। दोस्तों, 1905 से लेकर 1920 तक का जो पीरियड है उसे एक्सट्रीमिस्ट फेज या उग्रवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है और जिसके प्रणेता लाल बाल पाल थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। लेकिन इस फेज में कांग्रेसी अधिक से अधिक मिडिल क्लास तक अपने आंदोलन को पहुंचाने में सफल हुए थे, लेकिन अभी वो मास मूवमेंट की तरफ नहीं गए थे। लेकिन जब 1920 से महात्मा गांधी का पीरियड शुरू होता है, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। उसके पहले उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो कांग्रेस एक मास पार्टी के रूप में पूरे देश में उभर गई। अब कांग्रेस ड्राइंग रूम की पार्टी नहीं थी, मिडिल क्लास की पार्टी नहीं थी, वह एक मास बेस्ड पार्टी हो गई थी और जिसकी शाखा गांव-गांव तक फैल गई थी। दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन अपने उफान पर था तो 1922 के फरवरी महीने में चौरा चोरी कांड हुआ, जहां पर कि बहुत सारे पुलिस वाले को आंदोलनकारियों द्वारा जला के मार डाला गया था। और उसका कारण यह था कि अंग्रेज सिपाहियों ने
हिंदुस्तानी आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी। इससे गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे, मसलन मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सारे नेताओं ने महात्मा गांधी के इस कदम का पुरजोर विरोध किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, सत्याग्रह उनका हथियार था और उनका टेक्निक था पीसीपी, प्रेशर, कंप्रोमाइज एंड प्रेशर, क्योंकि वो जानते थे कि जिससे वो लड़ाई लड़ रहे हैं उस ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था और वह विश्व का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। तो उससे वायलेंट तरीके से, हिंसक तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। दूसरा यह कि कोई भी आंदोलन 3-4 महीने, अधिकतम 6 महीने तक, साल भर तक ही चल सकता है। उसके बाद धीरे धीरे वो आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने पीसीपी का टेक्निक इजाद किया था। दोस्तों, उसके बाद महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से भी ज़्यादा व्यापक हो गया और इसमें स्टूडेंट्स और महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी हुई। उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। डंडी मार्च उन्होंने किया था, करीब 475 किलोमीटर उन्होंने अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा की थी और इस तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक जागरूक, हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार के खिलाफ जागरूकता फैलाने का भरपूर प्रयास किया। दोस्तों, इसके बाद 1935 के एक्ट के तहत में 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए और जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश भारत में 11 राज्य होते थे और जिसमें कांग्रेस ने स्वतः 7 राज्यों में बहुमत प्राप्त कर लिया और 2 राज्यों में अन्य पार्टियों की मदद से उसने सरकार बनाया। तो इस तरह से कुल 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और यह सरकार 2-2.5 साल तक चली। लेकिन जब 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को युद्ध में लड़ने के लिए भर्ती करना चालू किया, तो कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया कि जो देश और जनता खुद गुलाम है वो दूसरे देश के खिलाफ किस आधार पर लड़ सकती है। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने कांग्रेस की बात नहीं मानी और इस कारण से कांग्रेस की प्रांतीय सरकार ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग और उसके नेता ने इस दिन को विरोध दिवस मनाया और जैसा कि आप जानते हैं कि 1940 में लाहौर डिक्लेरेशन के द्वारा 23 मार्च को मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग किया। दोस्तों, इस बीच एक नया डेवलपमेंट हुआ और वह यह था कि सुभाष चंद्र बोस, जो अपने घर में कलकत्ता में नजरबंद थे, वह अंग्रेजों के गिरफ्त से भाग गए थे और अफगानिस्तान के रास्ते से वो रूस पहुंचे, लेकिन रूस ने उन्हें कोई मदद नहीं किया। उसके बाद वो जर्मनी पहुंचे, जर्मनी में वो हिटलर से मिले और फिर जर्मनी की सहायता से वहाँ के पनडुब्बी जहाज के माध्यम से वह सिंगापुर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। उसके वो सर्वे सर्वा बने और जापानियों की मदद से उन्होंने मणिपुर और अन्य इलाकों पर आक्रमण करना चालू किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस युद्ध में आजाद हिंद फौज की हार हुई। हिंदुस्तानी ब्रिटिश सेना ने उसे मणिपुर के युद्ध में हरा दिया और इस तरह आजाद हिंद फौज
का जो मंसूबा था वो फेल हो गया। और जब सिंगापुर से नेताजी जापान जा रहे थे हवाई जहाज से, तो ताइवान में जब वहां वो लैंड किए, जिसको पहले फॉर्मोसा कहा जाता था, वहां पर उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1945 में अमेरिका ने जापान पर बम फेंका और उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों तबाह हो गए, और जिसके कारण से जापानियों ने सरेंडर किया और तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। दोस्तों, 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू किया था, और इसमें विद्यार्थियों ने, महिलाओं ने, किसान, आदिवासी और सोशलिस्ट विचारधारा के नेता जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन जैसे नेता जोर शोर से शामिल हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि यह आंदोलन घर घर पहुंच गई, लेकिन अंग्रेजों ने भी बहुत ही सख्ती से इस आंदोलन को दबाया। लेकिन इसके परिणाम क्या हुए? गांधी जी ने जो 1920 में असहयोग आंदोलन या 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उसके परिणाम ये हुए कि हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी, वह राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा मजबूत होती गई। हालत यह हो गया कि अंग्रेज अफसर और उनके कारिंदे संयुक्त प्रांत में, बिहार में और अन्य प्रांतों में टैक्स वसूलने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। जब भी कोई सरकारी मुलाजिम टैक्स वसूलने जाता था तो लोग उसे मार मार के भगा देते थे। तो अंग्रेजों के लिए प्रशासन करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। दूसरी बात यह थी कि 1920 के बाद से अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत के ब्यूरोक्रेट्स का इंडियनाइजेशन करना शुरू किया था, और उसकी शुरुआत 1919 के एक्ट से हो गई थी, और 1947 आते आते आधे से ज्यादा भारतीय ब्रिटिश भारत में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पद पर आसीन हो गए थे। अंग्रेज सरकार के पास में अपने अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए सफिशिएंट अधिकारी और कर्मचारी नहीं था। अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा? उसका दूसरा कारण यह था कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी देश का नेतृत्व कर रहे थे, और उनकी एक आवाज पर हिंदुस्तानी अब मरने मिटने के लिए तैयार हो रहे थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर अब ज्यादा दिन तक हुकूमत नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा कारण था सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हालांकि एलीड फोर्स, जिसका नेता ब्रिटेन था, फ्रांस था, हालांकि एलीड फोर्स या मित्र राष्ट्र जीत तो जरूर गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बहुत सारे शहर तबाह हो गए थे, ब्रिटेन की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। करीब 12 मिलियन टन शिपिंग को हिटलर की सेना ने डुबो दिया था। 1945 तक ब्रिटिश रॉयल आर्मी सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी हुआ करती थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वह कमजोर हो गया, और जब एक बार ब्रिटिश रॉयल नेवी कमजोर हो गया तो उसके कारण वह दूर स्थित हिंदुस्तान और अन्य कॉलोनीज पर अपना कब्जा जमाए नहीं रख सकती थी। एक अन्य कारण था कि अब एयर पावर के मामले में यूएसए सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, और जब ब्रिटेन की नेवी पावर कमजोर हो गई तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन अपने दूर दराज के कॉलोनीज पर कब्जा नहीं रख सकता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण
ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई और पश्चिमी यूरोप के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान लागू किया था और जिसका 2/3 बजट केवल ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए लगाया गया। ब्रिटेन को अपने ओवरसीज एसेट्स को बेचना पड़ा, फ्यूल शॉर्टेज हो गया था, आर्थिक बदहाली का शिकार ब्रिटेन हो गया था और इसके कारण से ब्रिटेन के पास में और कोई विकल्प नहीं था बल्कि वो हिंदुस्तान को आजाद करे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में तो पिछले 70 साल से आंदोलन चल रहे थे, लेकिन श्रीलंका में तो कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन नहीं हुआ और अंग्रेजों ने उसे 1948 में आजाद कर दिया। तो ब्रिटिश इकोनॉमी पूरी तरह से खोखली हो गई थी और जिसके कारण से उसे इंडियन एम्पायर को सुरक्षित रखने की ताकत नहीं बच गई थी और इसीलिए वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान से निकलना चाहती थी, लेकिन वो अपने इंपीरियल इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखना चाहती थी और जिसके कारण से 1947 के मार्च के बाद उसने निश्चय किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन किया जाए, जिसमें कि पाकिस्तान को एक कमजोर राष्ट्र बनाया जाए जो कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पर निर्भर रहेगा और ब्रिटेन को अपने आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए, खास करके मिडिल ईस्ट में कराची से उसे पोर्ट फैसिलिटी मिले और वहां के लोगों का ब्रिटिश आर्मी में आसानी से रिक्रूटमेंट हो सके और इसीलिए उसने हिंदुस्तान का विभाजन कराया। आजाद हिंद फौज की हार हो गई थी, नेताजी की मृत्यु हो गई थी और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के वरिष्ठ अफसर ढिल्लन, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल, इन तीनों अधिकारियों का ट्रायल लाल किला में किया था और कांग्रेस एवं जवाहरलाल नेहरू ने स्वतः उसकी इन आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की तरफ से पैरवी की थी और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और इससे आम हिंदुस्तानी आंदोलित हो गए। इन तीनों फौज के अधिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा दिया, लेकिन आवाम के जबरदस्त विरोध के कारण, कांग्रेसियों के जबरदस्त विरोध के कारण उन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ा और उन्हें अर्थात तीनों अधिकारियों को रिहा करना पड़ा। दोस्तों, इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में बॉम्बे में जबरदस्त विद्रोह हुआ जिसमें कि 20,000 सैनिकों ने जगह जगह विद्रोह किया और इस विद्रोह से अंग्रेजों के कान खड़े हुए। हालांकि कांग्रेस के नेता वल्लभ भाई पटेल ने और मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया, लेकिन अंग्रेज सरकार चौकन्ना हो गई। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को या ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सुरक्षित रखने के लिए उसके 3 स्तंभ थे, आर्मी, पुलिस और आईसीएस अफसर। और जब आर्मी ही विश्वासी नहीं रहा तो अंग्रेजों के लिए अब हिंदुस्तान में रहना मुमकिन नहीं था और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें हिंदुस्तान को आजाद कर देना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कारण भी था और वह कारण था प्रेशर ऑफ अमेरिका कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता गया और 1941 में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मिले तो उन्होंने पोस्ट वॉर सिनेरियो के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया और अटलांटिक चार्टर पर दोनों नेताओं ने दस्तखत किया और इसका जो मुख्य अंश था वह था सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, कि जो भी देश कॉलोनीज हैं और जो दूसरे साम्राज्यवादियों के तहत गुलाम हैं उन्हें अपने देश का शासन प्रशासन चुनने का अधिकार है, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन।
दूसरा कारण यह था कि अमेरिकन यह नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान जैसा इतना बड़ा कॉलोनी अंग्रेजों के पास रहे, क्योंकि अमेरिका का बाजार बड़ा हो रहा था, वह एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था और उसे व्यापक मार्केट चाहिए था। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इस राह में बहुत बड़ा रोड़ा था और इसीलिए अमेरिका यह चाहता था कि किसी तरह से हिंदुस्तान ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के चंगुल से निकल जाए और अमेरिकन सामान हिंदुस्तान में बेरोक टोक जाए और वहां से अधिक धन प्राप्त किया जा सके। दूसरी बात यह थी कि चूंकि जापान चाइना पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए था, तो रूजवेल्ट का मानना यह था कि अगर हिंदुस्तान के आंदोलनकारी नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया जाता है और हिंदुस्तान से लॉजिस्टिक्स या साजो सामान चाइना भेजना आसान है ताकि जापानियों को शिकस्त दिया जा सके। एक और कारण था 1945 के चुनाव में विंस्टन चर्चिल, जो उस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हीरो थे, उनकी जबरदस्त हार हो गई और लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए। अब लेबर पार्टी का मुख्य जो फोकस था वह था ब्रिटिश इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना, जो उसके बहुत सारे शहर बर्बाद हो गए थे उसको पुनः स्थापित करना, ब्रिटिश इकोनॉमी को ठीक करना। अब उसका प्रायोरिटी ब्रिटिश इंटरनल इकोनॉमी था रेदर देन ब्रिटिश कॉलोनीज। तो सबसे पहले अपने देश की आंतरिक हालत को सुदृढ़ करना चाहता था और इसी कारण से इटली हिंदुस्तान को आजाद करने के पक्ष में था। इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हिंदुस्तान को आजाद करने में सहयोगी रहे हैं और जिसके कारण से हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। हालांकि उसके पार्टीशन हुए और वह भी पार्टीशन ब्रिटेन ने अपने इंपीरियल इंटरेस्ट को सुदृढ़ रखने वास्ते पाकिस्तान जैसा कमजोर राज्य का निर्माण किया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर कैसा रहा इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। थैंक यू वेरी मच।